Hello friends, welcome to Get My University. My name is Anuj Goyal. Welcome to this session of संवाद. जैसा आप लोग जानते हैं, संवाद का जो ऑब्जेक्टिव है वो है आप लोगों को डीपर फैक्ट्स के बारे में बताना. आज आप लोग इंडिया के बारे में चलो काफी हद तक जानते होंगे, बट व्हेन यू थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड तो काफी ऐसे अनसीन एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपको नहीं पता होते और जहां कहीं बहुत मिक्स्ड ओपिनियन मिलती है आपको चीजों को लेकर. तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हमारे गेस्ट हैं या जो भी हमारे फेलो स्टूडेंट्स हैं हम उनसे इंटरेक्ट करें जो वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं या वहाँ से पास आउट होके आ चुके हैं, एंड हम उनका एक्सपीरियंस शेयर करें आपको कि एक्चुअल रियलिटी क्या है और कहाँ पे गैप्स हैं, सो दैट आपको एक कंप्लीट होलसम इंफॉर्मेशन मिले. तो आज इसी संवाद की सीरीज में हम लोग कवर करेंगे एमबीबीएस इन यूक्रेन और काफी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो आई एम श्योर आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को. तो आई हैव विद मी डॉक्टर विशाल शर्मा. डॉक्टर विशाल शर्मा, ही इज फ्रॉम भीलवाड़ा, राजस्थान. 2013 में यूक्रेन गए थे और इन्होंने बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज किया था फॉर हिज एजुकेशन प्रोग्राम. 2019 में डॉक्टर विशाल पास आउट किए थे, अपने सारे एग्जाम्स क्लियर किए थे. ही सक्सेसफुली क्लियर्ड क्रॉक 1, क्रॉक 2. उसके बाद एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने क्लियर किया. दिसंबर 2019 में एफएमजी लिखा था सर ने. आज की डेट में इंटर्नशिप डॉक्टर विशाल का चल रहा है इन अ वेरी प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ भीलवाड़ा, मेजर हॉस्पिटल. तो इतना अब Dr. Vishal, welcome to this session of Samvad. Thank you, sir. Thank you for having me here. So, thank you for joining. आज आपको लाने का ऑब्जेक्टिव ये था सर, डॉक्टर साहब, कि आपने पूरा एक्सपीरियंस कवर किया है. एज अ स्टूडेंट यू हैव स्टडीड, यू हैव क्लियर्ड ऑल द मेजर exams, you have cleared the complete life cycle of the medicine program, and now you have established in very well a reputed government medical college. So, this is where I think the real information will come. और जो भी फैक्ट्स हैं आप हमें बताएंगे. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आता है, आपकी जो जर्नी रही काफी एनरिचिंग रही. हाउ हैज बीन योर जर्नी थ्रू आउट? क्या अप्स एंड डाउन्स रहे? आपने यूक्रेन को क्यों चूज किया? तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करिए. ओके सर, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं और जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो उन सब लोगों के लिए तो अभी ये वही प्रीशियस टाइम है जिस टाइम में मैं 2013 में था. मेरे पेरेंट्स जिस टाइम में 2013 में इसी सिचुएशन में थे कि नीट बच्चे ने दे दिया है, इतना अच्छा स्कोर डेवलप नहीं हो पाया है और कैपिटेशन फीस, डोनेशन फीसेस यहाँ ज़्यादा हैं, सीट्स कम है, रिजर्वेशन है, बहुत सारी फैक्टर्स जो है वो ऐड करते जाते हैं. और फिर उसके बाद फिर बच्चा अब्रॉड जाने की सोचता है. तो पहले के टाइम में सर ऐसा होता था कि अब्रॉड बच्चे सिर्फ थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा दिखाने के लिए कि अब्रॉड चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट बड़ी सारी चीजें काउंट कर. लेकिन आज के टाइम पे पिछले 2-3 साल से मैं जो देख रहा हूँ, जो बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, उनके जाने का बेसिक रीजन ये है कि सर हाईली क्वालिफाइड मेडिकल एजुकेशन उन लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है, चाहे वो कहीं पे भी हो. लेकिन जो बाहर अब्रॉड की जो मेडिकल पढ़ाई है वो किसी भी तरीके से मेरे हिसाब से इंडिया के मायने में बिल्कुल भी कम नहीं है. तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है बच्चों के बाहर मूव करने का. और 2013 में सर मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी. मेरे कजिन मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे पहले, तो फिर मुझे ज़्यादा सर्च करना नहीं पड़ा और मैंने इजीली वहाँ एडमिशन लिया. प्रोसीजर बड़ा सिंपल था, बड़ा ट्रांसपेरेंट था, मुझे कोई इशू आया नहीं और आसानी से फर्स्ट ईयर मेरा निकल गया. थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, घर से दूर थे, थोड़ी सी होम सिकनेस थी, लेकिन सब इजीली फर्स्ट ईयर में मैनेज हो गया. धीरे धीरे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर निकला, फिर हम लोगों ने क्रॉक 1 दिया, इजीली वो पास हो गए. फिर क्लिनिकल रोटेशंस हम लोगों की चालू हुई. फिर धीरे धीरे हम लोगों ने ऐसे ही वहाँ पे खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हुई, बहुत सारी इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज में हम लोगों ने विजिट किया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर. ओवरऑल जर्नी अगर आप पूछेंगे तो मैं 100 में से 98 मार्क्स दूंगा और 2 मार्क्स सिर्फ इसलिए काटे, वो भी कोई मेरी गलती हुई होगी कि मैं कुछ चीज़ नहीं सीख पाया बाहर जाने के बाद भी.
और वो 2 मार्क्स इसलिए कटे क्योंकि मेरे पापा मम्मी के साथ में नहीं था 6 साल, सिर्फ इस चीज के लिए, वरना हर एक चीज सर आउटस्टैंडिंग। स्पेशली यूक्रेन सेंट्रल यूरोप में आता है, काफी सारी चीजें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के सिमिलर होती हैं, लाइफस्टाइल, लिविंग, हर एक चीज आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाता है बाहर जाने से। और फिर प्राइमरी चीज ये होती है कि हम लोगों को मेडिकल जो एजुकेशन है वो स्टैंडर्ड वाली मिलनी चाहिए, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और सेफ्टी जो है वो हम लोगों को बहुत ध्यान में रखनी होती है वहाँ। तो हर एक चीज वहाँ पे बहुत अच्छी सिचुएटेड है ऑलरेडी मेरी यूनिवर्सिटी में, और आज की डेट में लगभग 2300 बच्चे मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो सर आई मीन आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है, जैसा हम लोग भी देख रहे हैं, अब एफएमजी से नेक्स्ट की तरफ सिनेरियो शिफ्ट हो रहा है, and everything will be purely based on your clinical skills and your practical learning, right? So from a objective based cram based question, now we are moving, or recall based question, we are moving to more of case study based and para clinical based question based, right? Yes. उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस इन यूक्रेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेके, इन टर्म्स ऑफ कैडेवर और क्लिनिकल ट्रायल्स, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स, और स्पेशली यूनिवर्सिटी बुकविनियन में किस तरह से आपको सपोर्ट किया इस चीज को लेकर? ओके सर, एक्चुअली जो यूक्रेन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर जो भी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर एक सिस्टम फॉलो होता है जिसको हम बोलते हैं ECTS, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। ओके। तो इसके मायने ये होते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के कुछ पर्टिकुलर आवर्स ऑलरेडी तय किए होते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है वो इतने घंटे का होगा। उसके मॉड्यूल्स जो होंगे वो इतने होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चे की ओवरऑल मॉनिटरिंग होती है, उसको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होती है। सेकेंडली, जो हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे स्पेशल बात ये थी कि सर एक इलेक्ट्रॉनिक जर्नल बना होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक जर्नल के मायने ये होते हैं कि जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं वो घर बैठे बैठे इंडिया में अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि बच्चा आज कौन सी क्लास गया है, उसने वहाँ कौन सा टॉपिक देखा है। और ECTS सिस्टम के अंदर होता है हर दिन टेस्ट, हर एक दिन टेस्ट होता है। और अगर आप किसी दिन क्लास बाई चांस नहीं गए, कोई कारण रहा, आप बीमार हो गए, तो वो जो है आपको रिवर्क करना पड़ता है। मतलब आपकी कोई भी क्लास में एब्सेंस नहीं होती है। अगर एब्सेंट हो गई तो वो आपको वापस रिवर्क करना पड़ेगा, और वो टेस्ट आपको वापस देना पड़ेगा। फिर उसके जो क्यूमुलेटिव मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल मॉड्यूल में काउंट होते हैं। तो दिस इज हाउ द ECTS वर्क्स इन यूक्रेन। और यूनिवर्सिटी ने इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया हुआ है जिसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, मूडल बोलते हैं एक्चुअली यूक्रेन लैंग्वेज, मूडल। तो उस मूडल के ऊपर जो है हर एक सब्जेक्ट के ऑनलाइन PDF दिए हैं, हार्ड कॉपीज हम लोग के पास अवेलेबल होती है लाइब्रेरी के थ्रू। तो बच्चे उसको पढ़ के उसको प्रिपेयर करके क्लासेस में जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ इवेल्युएट करते हैं। और जो आपने पूछा सर कि प्रैक्टिकली क्या डिफरेंसेस रहते हैं इंडिया और अब्रॉड में, स्पेशली यूक्रेन में, तो सर जब हम लोग फर्स्ट ईयर में गए थे तो फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर होता नहीं है। फर्स्ट ईयर में जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए वो एनाटॉमी होता है। तो जब आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं पहली बार एनाटॉमी की क्लास में गया था तो हम लोगों को एक वहाँ के काफी सीनियर एक प्रोफेसर थे, वो सर हम लोगों को फर्स्ट डे ही डिसेक्शन रूम में लेके गए सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए। तो हम लोग सच में शॉक्ड हो गए थे कि आज तो फर्स्ट डे है और आज ही सर हम लोगों को डिसेक्शन रूम में लेके चले गए। वहाँ कैडेवर्स ओरिजिनली पड़े हुए थे, सारे ऑर्गन्स सारे पड़े हुए थे। सर ने हम लोगों को पूरा किट पहना के अंदर लेके गए, सर ने हम लोगों को उसको फील करवाया, हम लोगों ने उनको फर्स्ट टाइम वहाँ टच किया, तो काफी एक अच्छी फीलिंग थी। और ये कुछ काफी मिथ्स भी, मैं कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी मुझे भी कभी कभार मैसेज करते हैं कि सर आपने जो वहाँ पढ़ा था वहाँ प्रैक्टिकली कैसे होता है, डमी तो नहीं होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। वहाँ पे जैसी इंडिया में पढ़ाई होती है सेम पढ़ाई वहाँ पे होती है। MBBS एक्चुअली एक यूनिवर्सल पढ़ाई है, हर एक जगह सेम होती है। इंडिया में भी बुखार की दवा पैरासीटामोल ही दी जाती है और यूक्रेन में भी बुखार की दवा पैरासीटामोल ही दी जाती है। तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। हो सकता है कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कुछ फर्क हो, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मेरी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट थी, हर एक चीज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, MCI के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग एक उनका लेवल सेट है, तो उनको वो चीजें करनी ही पड़ती हैं टू कीप अप द स्टैंडर्ड। अगर मैं FMG पासिंग देखूं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज अ स्टूडेंट जो सबसे मेजर बॉटम लाइन फैक्ट है, बिकॉज एनी स्टूडेंट हैज़ टू डिसाइड ऑन सम न्यूमेरिक फैक्ट्स, राइट? एवरी यूनिवर्सिटी इज गुड,
तो आई कैन सी 2019 में अभी जो रिसेंट एफएमजी हुआ है, बुकोविनियन का जो एफएमजी पासिंग है दैट इज द वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंट विच इज 36.6%. ओके, to be very precise, 500 students appeared and 183 students cleared FMG exam in first attempt in this latest 2019 report that I have with me. तो FMG को लेकर क्या प्रिपरेशन रहती हैं और किस तरीके से यूनिवर्सिटी इंश्योर करती है कि ये पासिंग परसेंटेज आपका निकल के आ रहा है यहाँ से? सर प्रैक्टिकली मैं आपको एक बड़ी बेसिक बात है, लेकिन ये क्या है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को, जो जाने वाले होते हैं उन लोगों को ये चीजें कोई डिस्कस करता नहीं है। आई एम ग्लैड कि आपने एक क्वेश्चन पूछा कि यूनिवर्सिटी ऐसे क्या मेजर ले रही है जिसकी वजह से एमसीआई का रिजल्ट आपका पॉपअप हो रहा है। सर प्रैक्टिकली 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर में आपका क्लिनिकल रोटेशंस आपके शुरू हो जाते हैं। आपकी पोस्टिंग्स जो है वो हॉस्पिटल में लगने लग जाती है, आप डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, वहीं आप पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स आपकी क्लासेस वहीं लेते हैं, प्रैक्टिकल चीजें वहीं सब आप सीखते हैं। और एंड ऑफ द डे आपको जो भी आपके, जैसे मैंने आपको बताया, ईसीटीएस में कुछ आवर्स ऑलरेडी फिक्स होते हैं कि इस सब्जेक्ट के इतनी क्लासेस इतने घंटों में टीचर को पूरी करनी है। तो जो क्लासेस पूरी करने के बाद जो फाइनल मॉड्यूल होता है जिसको हम फाइनल एग्जाम बोलते हैं, वो फाइनल एग्जाम देने के बाद, पास करने के बाद आपको ऑफिशियली वो सब्जेक्ट को साइन कराना होता है। एज ए आपकी मार्कशीट मान लीजिए, आप जिसको मार्कशीट में वो सब्जेक्ट साइन होता है कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर विशाल शर्मा हैज क्लियर्ड द सर्जरी मॉड्यूल नंबर 1 and 2, and for that the professor of department, head of department will be signing the mark sheet or score card, whatever you want to say. तो वो साइन करने से पहले क्या होता है सर कि हम लोगों को एक स्पेशली डिजाइन, जो मूडल मैंने आपको बताया था, वहां पे स्पेशली एक फोल्डर होता है एमसीआई के नाम का, जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने हर एक डिपार्टमेंट के टीचर्स ने मिलके उसको बनाया है, हर एक डिपार्टमेंट के हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग। इसमें काफी इंडियन स्टूडेंट देते थे जो फ्रीक्वेंटली आप एमसीआई में पूछे जाते हैं या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या डीएनबी में पूछे जाते हैं। इनकी क्वेश्चन हम लोगों को जाके दिए, काफी सारी कोलैबोरेशन रहा है स्टूडेंट्स का और टीचर्स का, और ये एक बहुत यूनिक सी चीज डेवलप हो गई है। और यूनिवर्सिटी ने इसको कंपलसरी कर रखा है कि आप जब तक हर एक सब्जेक्ट का एमसीआई का मॉड्यूल पास नहीं करते हैं तब तक आपका जो सब्जेक्ट है वो फाइनल स्कोर कार्ड में साइन नहीं होगा। सो एक तो ये मैंडेटरी कर दिया, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। दूसरी चीज, जो मूडल में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो ऑलमोस्ट सारे सिमिलर हैं हमारे एमसीआई के जो इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग टॉपिक्स है उसको लेके। तो ये दोनों चीजें कोलैबोरेट करके इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है, प्लस स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एक अच्छा टू वे इंटरेक्शन हो जाता है कि टीचर्स को भी लगता है कि ये बच्चे पहले से पढ़ के आ रहे हैं, मॉड्यूल्स ऑलरेडी क्लियर्ड हैं, एमसीआई के एमसीक्यूज ये ऑलरेडी करके आ रहे हैं, तो टीचर्स को भी एक वो वाली फीलिंग आती है कि अच्छा बच्चे खुद पढ़ के आ रहे हैं तो हम लोग इनको और अच्छा पढ़ाना चाहिए। सो डॉक्टर विशाल, जैसा आपने बताया एफएमजी को लेकर कॉलेज आपको किस तरह से प्रिपरेशन देता है एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे एफएमजी रिजल्ट इज़ वैलिडेटेड, सामने दिख रहा है। बट मुझे इसमें एक चीज़ ये बताइए कि आज की डेट में क्रॉक 1 और क्रॉक 2 को लेकर बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, राइट? और कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाती है, राइट? तो उस केस में क्रॉक 1 और क्रॉक 2 के बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा क्लैरिटी दें और बताएं कि क्या एक्चुअल सिनेरियो है। ओके स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्रॉक 1 और क्रॉक 2, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और मिस इंटरप्रिटेशंस हैं स्टूडेंट्स के मन में, और जो एस्पिरेंट्स हैं वो लोग भी काफी चीजें इसके बारे में सर्च करते हैं। बट सर क्रॉक 1 और क्रॉक 2, क्रॉक 1 जो होता है ये नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का होता है, जो बच्चा फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के बाद अपीयर करता है। काफी इजी एग्जाम होता है, आसानी से क्लियर होता है। और इसके पहले जो हर एक यूनिवर्सिटी होती है वो अपने, जैसे हम लोगों के यहाँ बोर्ड्स होते हैं, तो बोर्ड से पहले स्कूल वाले प्री बोर्ड्स कंडक्ट कराते हैं। ऐसे ही यूनिवर्सिटी में जो क्रॉक होती है उसके पहले प्री क्रॉक्स कंडक्ट होती है। तो आई एम वेरी प्राउड कि मेरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा प्री क्रॉक्स कंडक्ट होती है होल थ्रू आउट द ईयर। अभी फॉर एग्जाम्पल जो सितंबर में अभी जो सेशन शुरू हुआ, तो जो थर्ड ईयर के बच्चे थे और जो 6th ईयर और जो क्रॉक 2 है, ये जो है ये क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है। तो क्रॉक 1 और क्रॉक 2 दोनों में प्री क्रॉक्स ऑलरेडी हमारी यूनिवर्सिटी साल भर पहले से ही शुरू कर देती है। तो फॉर एग्जांपल जो भी बच्चे अभी थर्ड ईयर में एनरोल हुए हैं,
और जो भी बच्चे भी 6th ईयर में एनरोल हुए हैं, इन सारे बच्चों ने ऑलरेडी सितंबर सेशन से ही प्री क्रॉक्स देना शुरू कर दिया है। ओके। और प्री क्रॉक और ये जो क्रॉक है, इसकी ऑफिशियल जो पासिंग कट ऑफ होती है वो होती है 60%। Okay. लेकिन ऑलरेडी हमारी यूनिवर्सिटी इसको 20% की मार्जिन पे और आगे रखती है, और हमारी यूनिवर्सिटी में जो जितने भी प्री क्रॉक्स होते हैं उसकी जो पासिंग कट ऑफ होती है वो होती है 80%। तो पहले से स्टूडेंट्स जो है वो 80% को टारगेट करते हैं, और इजीली हमारी यूनिवर्सिटी के सारे ही बच्चे दोनों एग्जाम्स इजीली क्लियर करते हैं, और काफी इजी एग्जाम होता है ये। इसमें जो ये मैंने कई सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर ये टफ एग्जाम होता है क्या, कि हम इजीली क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अब आपके मॉड्यूल्स टाइम पे क्लियर कर रहे हैं, आपकी कोई एब्सेंस नहीं है, और जैसे जैसे यूनिवर्सिटी आपको गाइड कर रही है वैसे वैसे आप मॉड्यूल्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए कुछ भी नहीं है ये, और बहुत आसान एग्जाम होता है ये। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें आता है कि पीजी एजुकेशन को लेकर, लेट्स से अगर आपने एमबीबीएस या एमडी अपना यूक्रेन से कर लिया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेकर एक स्टूडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होता है और उनकी टाइमलाइंस क्या होती हैं। लेट्स से आपने क्रॉक 2 क्लियर कर लिया, उसको लेकर क्योंकि आप ऑलरेडी उस फेज से गुजर चुके हैं, तो आप प्लीज उस पर थोड़ा सा हमें बताइए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। डिग्री वैलिडेशन सर अगर देखा जाए तो यूक्रेन की जो डिग्री है, इसकी जो अपोस्टाइल होती है ये यूरोपियन कंट्रीज में वैलिड होती है। तो वहां आपको जाने के लिए स्पेशली कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है, आपको सिर्फ लैंग्वेज प्रिपरेशन कोर्स करना पड़ता है जो वहाँ का मैंडेटरी चीज है, और उसके बाद आपको जस्ट एक इंटरव्यू देना पड़ता है और आप कहीं पे भी पीजी के लिए अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। रही बात अगर आपको, वैसे 90% स्टूडेंट्स जो है वो वापस इंडिया मूव करते हैं, तो वो लोग तो सब एमसीआई के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फैमिली वाले ऑलरेडी अब्रॉड में होते हैं, तो उनको यही होता है कि बस हम अच्छे से यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन लें और उसके बाद वहीं कहीं बाहर सेटल हो जाएं, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, या यूएसए में दें, या यूके चले जाएं, प्लैब दें, आयरलैंड वगैरह। तो इन सब के लिए काफी सारे ऑप्शन हम लोगों के पास खुले होते हैं। यूएसए में के स्टेप हम लोग ऑलरेडी 3rd ईयर के बाद से दे सकते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, और प्लैब जो है वो हम लोगों को डिग्री के बाद देना होता है। और ऐसे काफी सारे एग्जाम्स हैं जो आप डायरेक्टली इंटरव्यू बेसिक पे भी क्लियर कर सकते हैं। जस्ट आपको लैंग्वेज प्रिपरेशन कोर्स में पहले लैंग्वेज क्लियर करना पड़ता है C1 C2 लेवल का। ग्रेट। सो बहुत अच्छा एक आपने इंसाइट दिया चीज़ों को लेकर। आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन विल सर्टेनली हेल्प द स्टूडेंट्स इन अ बिग वे। लास्टली मैं चाहूँगा, आप क्योंकि उस जर्नी को क्रॉस कर चुके हैं, एक मैसेज जो यंग एस्पायरेंट्स को आप देना चाहेंगे कि किन चीज़ों पे उन्हें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, और एज अ मेडिकल ग्रेजुएट किस चीज़ का फोकस उनको इम्पोर्टेंट है अपने करियर को लेकर, वो प्लीज़ आप दीजिए। बिल्कुल सर। सर मैं एक्चुअली 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। एक सबसे चीज हम लोगों ने सर सारी बातें करी, पर एक हमने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी बात नहीं करी कि पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजने से पहले क्या चीज माइंड में रखते हैं, क्या चीज वो सबसे ज्यादा, किस चीज के लिए सबसे ज्यादा टेंस होते हैं। तो सर आप अगर, जब तक हम लोग अपने हमारे घर होते हैं तो हम सारी चीजें हमारे पेरेंट्स की मानते हैं, और जब एक बार हम लोग बाहर जाते हैं तो वही टाइम होता है जब हम हमारे खुद के प्रिंसिपल्स को डेवलप कर रहे होते हैं कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। कोई चीज हमें को कहने वाला कोई नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स के काफी सारे इश्यूज होते हैं, हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं, नया क्लाइमेट होता है, खाने का इशू होता है, हेल्थ के इशू हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, नया एनवायरनमेंट होता है, नए लोग होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी यूनिवर्सिटी में एक इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी बनी हुई है, और ये एक आप देख लीजिए एक तरीके के मम्मी पापा की जैसा काम करती है, जैसा आपका गार्जियन आपका टेक केयर करती है। इसमें अलग अलग कमिटीज बनी होती हैं, हॉस्टल की कमेटी अलग होती है, मेडिकल कमेटी अलग होती है। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी का पायनियर रहा हूँ, और मैं वहाँ खुद मेडिकल कमेटी का हेड रहा हूँ। तो मैंने काफी क्लोजली सारी चीजें मॉनिटर हम लोग करते थे, कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करते थे, क्योंकि 2300 बच्चों को संभालना एक थोड़ी टेढ़ी चीज है। तो स्टूडेंट्स की काफी हेल्प होती थी। हम लोगों को ये कोई पे नहीं होता था इस चीज के लिए, हम लोग अपना एक्स्ट्रा टाइम स्पेयर करके अपनी कभी कभी क्लासेस भी छोड़नी पड़ती थी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। तो ये सारी चीजें मुझे आज भी याद आती है, तो मैं खुद में बहुत प्राउड फील होता है कि मैं स्टूडेंट्स की इतनी हेल्प करता था। और आज भी वहाँ के स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर उस टाइम जो हेल्प करी वो हम लोगों को अभी बहुत काम आ रही है, और हम भी इस तरीके को देखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते थे कि हम भी हमारे जूनियर्स को इस तरीके की हेल्प कर सकें। तो ये काफी प्राउड मोमेंट होता है। और एक इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को बच्चों को वहाँ अच्छे से केयरटेक करती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट कराती है। इवन आपने जितने त्योहार इंडिया में सुने नहीं होंगे वो सब वहाँ यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी ऑर्गेनाइज करवाती है।
स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी एक अच्छा पार्ट है जो पूरा साल बच्चों को घर की याद भी आती है, सारे फेस्टिवल्स आते हैं, सारे फेस्टिव सीजन आते हैं, हर एक चीज वहाँ सेलिब्रेट होती है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है ये भी। और दूसरी बात जो आपने बोली कि स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं या जो अभी करंट फाइनल ईयर में, प्री फाइनल ईयर में है, तो मैं उन लोगों के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, फॉलो योर ड्रीम। जो बच्चे अब जाना चाहते हैं बाहर, दिस इज अ पीक टाइम। आपको आपके करियर के लिए अब सीरियस हो जाना चाहिए। आपको जो आपका डिसीजन है, आप अगर आपने सोच लिया उनमें कि मुझे मेडिकल करियर ही आगे परस्यू करना है, तो आपको विदाउट एनी हेजिटेशन आपको तुरंत से अपना एडमिशन ले लेना चाहिए, अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। जो भी प्री क्लिनिकल, प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि अब कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। तो आपको अभी से ही अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी करंट सिनेरियो है वो क्लिनिकल ओरिएंटेशन क्वेश्चंस का चल रहा है। तो नई नई चीज़ें काफ़ी डेवलप आती जा रही है। आपको केस बेस्ड स्टडीज ज़्यादा करनी पड़ेंगी, क्लिनिकल स्टडीज ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो अभी ये हाई टाइम है। आने वाले टाइम में नेक्स्ट आने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके हम लोग सारी चीज़ें फटाफट से कवर करें, फटाफट से वापस घर आएं, नेक्स्ट क्लियर करें, अपना MCA FMG क्लियर करें और फटाफट से वापस यहाँ हम लोग ज्वाइन करें। मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा। Thank you, Dr. Vishal, and this was a great enlightenment to us. I think इस सेशन से काफ़ी टेक अवेज हैं जो स्टूडेंट लेंगे, और आई एम प्रिटी श्योर सर, अगर डॉक्टर विशाल, अगर कोई स्टूडेंट आपसे बात करना चाहेगा तो इन केस इफ़ यू कैन स्पेयर सम टाइम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, सो दैट वो एक जो भी डिसीजन लेना वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। हम हमेशा बच्चों को यही कहते हैं, डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करो। काफ़ी फ़ोन आते हैं बच्चों को कि लास्ट डेट खत्म हो रही है, अभी इमीडिएट कर लो, कल सीट नहीं बचेगी। बट आई थिंक वो पैनिक मोड क्रिएट करने के लिए होता है। जब तक आप, ये करियर का सवाल है, जब तक आप इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लेंगे, एक पूरा होलसम पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको मन में आगे के लिए एक बड़ी दुविधा का कारण बनेगी। So again with this thing, I think this session will help of aspiring students in a big way. Thank you very much for sparing your precious time. I am sure आपका भी हॉस्पिटल का टाइम हो रहा होगा, and definitely thank you very much for being part of this session. Thank you, Dr. Thank you, sir. Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.